साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना से पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की वार्षिक मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और आज के दिन हम लोग इसका जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाला पोर्शन है, इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण वाले सेक्शन को यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 के बारे में। तो देखिए 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की गई। यह सूची का 20वां संस्करण रहा है और वर्ष 2023 की टाइम 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को 6 श्रेणियों कलाकार, प्रवर्तक, असाधारण व्यक्ति, नेता, आइकॉन तथा मार्गदर्शक के अंतर्गत रखा गया है। देखिए कलाकारों की श्रेणी में देखें तो मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हाइक तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर सहित 19 व्यक्ति शामिल हैं। प्रवर्तक श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति में किलियन एम्बापे, ये फ्रेंच के फुटबॉल प्लेयर हैं, तथा ईगा स्विटेक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको शामिल किया गया। जो ही असाधारण व्यक्ति के तौर पर जो है इस श्रेणी में प्रमुख व्यक्ति में पद्म लक्ष्मी, भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, अभिनेत्री, मॉडल व टेलीविजन होस्ट रही हैं एलन मस्क, स्पेस एक्स के संस्थापक, ट्विटर के सीईओ लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉलर इत्यादि को शामिल किया गया। नेता के तौर पर लीडर श्रेणी में कुल 20 लोग शामिल हैं, जिनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना जेलेंस्का हैं, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, अमेरिकी वित्त मंत्री जैनेट एलन हैं, ये इत्यादि शामिल हैं। वहीं आइकॉन श्रेणी में कुल 15 लोगों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान शामिल हैं। मार्गदर्शक श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजमौली को शामिल किया गया है। फिनलैंड के बारे में, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया। देखिए नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है, जिसमें यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के बाद के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई 1949 में। इस संधि को वाशिंगटन संधि के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य बन गया है। इसके पूर्व उत्तरी मैसेडोनिया जो है नाटो का 30वां सदस्य था। बेल्जियम में स्थित ब्रुसेल्स नाटो का मुख्यालय है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। मुख्यालय में अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड नाटो का सदस्य बन गया। देखिए ज्ञातव्य है कि स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ज्ञातव्य है कि 4 भागीदार देशों पार्टनर कंट्रीज ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की है। ये देश हैं बोस्नियो हर्जेगोविना, ये पूरा एक देश है। दूसरा है जॉर्जिया, तीसरा है स्वीडन, चौथा है यूक्रेन। ज्ञातव्य है कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करें तो 2012 में पहली बार यह विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। इसको जारी कौन करता है तो संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल के द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क ने के द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई। यह इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में 6 कारकों पर आधारित है। पहले, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, GDP पर कैपिटा, सामाजिक अवलंबन, सोशल सपोर्ट, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चौथा है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। 5वां है उदारता और छठा है भ्रष्टाचार बोध। इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों को रैंक प्रदान की गई है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में रैंकिंग हेतु वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक के 3 वर्ष तक के जो गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा है उसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में लगातार 6ठी बार फिनलैंड जो है सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में पहले स्थान पर है। तो नंबर 1 पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे इजराइल, 5वें पे नीदरलैंड है। वहीं सबसे कम प्रसन्न देशों में सबसे लास्ट पोजीशन 137 नंबर पे अफगानिस्तान है, 136 पे लेबनान है, 135 पे शियरा लियोन है, 134 पे जिम्बाब्वे और 133 पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो लास्ट का याद रखिए अफगानिस्तान का। और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो रिपोर्ट है इसमें 2023 की जो रिपोर्ट है इसमें भारत को 126वां स्थान दिया गया है, 126वां स्थान दिया गया है। जबकि 2022 में भारत को 136वां स्थान दिया गया था। मतलब कि 10 अंकों का सुधार दर्ज किया है भारत ने, 10 स्थानों का। लद्दाख एवं मयूरभंज
टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल। लद्दाख और मयूरभंज जो है ये टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल है। तो देखिए 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की। इस सूची में भारत के 2 स्थलों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया है। ये 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल हैं। मयूरभंज के बारे में बात करें, मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इसे सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी एवं बाघ टाइगर, बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू प्रदेश तथा तिब्बती के बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य जो है वो लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्से में हेनले गांव में स्थापित किया गया है। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के बारे में। तो 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 10वें संस्करण को जारी किया गया है। देखिए यह सूचकांक जो है विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। इसमें GTI 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 6,701 दर्ज की गई है, जो कि 2021 की तुलना में 9% की गिरावट को दर्शाता है। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं, यहाँ पे जो देश हैं, जो रैंकिंग है उसको यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए पहले नंबर पे आतंकवाद सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष जो 5 देश हैं, इसमें आपका अफगानिस्तान नंबर 1 पे है, बुर्किना फासो 2 पे है, सोमालिया तीसरे पे है, माली चौथे पे है और सीरिया 5वें पे है। वहीं आतंकवाद से प्रभावित जो ब्रिक्स देश हैं, जो 5 देश हैं, इसमें देखें रैंक किसकी है, तो ब्राज़ील 85 पे है, रूस 44 पे है, 45 पे है, भारत 13 नंबर पे है, चीन 93 पे है, दक्षिण अफ्रीका 79 नंबर पे है। तो इसमें सबसे खराब रैंकिंग किसकी है? भारत की। मतलब ये आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों में सबसे अधिक प्रभावित देश भारत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत को इसमें कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 के बारे में बात करें तो 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। वर्ष 2018-22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013-17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक जो बेचते हैं वो कौन से रहे? तो नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पे चीन है और 5वें पे जर्मनी है। देखिए संयुक्त रूप से ये पांचों देश वर्ष 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात के 76% के लिए उत्तरदायी रहे हैं। वहीं 2018 से 22 में विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का जो इसमें पूरा हिस्सा है वो 40% का रहा है, 40% का रहा है। 2018-22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक जो हैं, आर्म्स इंपोर्टर खरीदार कौन से? नंबर 1 पे भारत है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे चीन है। देखिए और संयुक्त रूप से ये पांचों देश कुल शस्त्र आयात का 36% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत जो है 2013 से 17 के मुकाबले 2018 से 22 में भारत के कुल आयात में 11% की कमी दर्ज की गई है। रूस 2018-22 में विगत वर्षों की भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है और जो भारत हथियार खरीदता है उसमें से 45% जो हथियार है वो रशिया से खरीदता है। दूसरे नंबर पे हथियार आपूर्ति करता में जो है फ्रांस है, तीसरे पे अमेरिका आता है। वहीं 2017 से 21 के मध्य भारत जहां शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, वहीं 2018 से 22 में भारत इस सूची से बाहर है। मतलब बेचने वालों में पहले 25 में शामिल था, अब नहीं शामिल है। रूस, फ्रांस एवं इजराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात में मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष पर है। अगला है 95 या 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में। तो अकादमिक पुरस्कार जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार का ये जो प्रथम पुरस्कार था ऑस्कर का वितरण 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है और अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यंग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए इससे महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं इसके, 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में 95वें अकादमी पुरस्कार
के विजेताओं की घोषणा की गई। वर्ष 2022 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कारों का वितरण किया गया है। तो देखिए 95 ऑस्कर पुरस्कारों हेतु सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए, 11 नामांकन। वहीं डेनियल कॉन और डेनियल स्कीनर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह है पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और इस फिल्म के लिए डेनियल कॉन एवं डेनियल स्किनर्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यो को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। मिशेल यो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द वेल में अभिनय हेतु ब्रैडन फ्रेजर को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये जर्मनी की मूवी है, को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। अन्य विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जेमी ली कर्टिस फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के हुई कॉन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नेवेलनी इसके निर्देशक डेनियल रोहेर हैं, सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए विजुअल इफेक्ट के लिए अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए। भारत के लिए दो ऐतिहासिक क्षण रहे। पहला, जब कार्तिकी गोशालवेश द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। और दूसरा, तमिल, देखिए इसी के बारे में थोड़ा सा, तमिल भाषा, ये मूवी जो है तमिल भाषा की, इसके निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्वेस हैं और निर्माता गुनीता मोगा हैं। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। ध्यातव्य कि द एलिफेंट विस्पर की कहानी एक ऐसे आदिवासी जोड़े बोम्मन और बिल्ली की है जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व का नाम याद रखिएगा, में रहने वाले हाथी के एक अनाथ बच्चे रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और जो दूसरा पुरस्कार मिला है वो एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म, ध्यान रखिएगा ये जो एलिफेंट वेस्पर्स है ये तमिल मूवी है, जबकि जो RRR है वो तेलुगु मूवी है। तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। इसके संगीतकार कौन थे? M किरवानी और संगीतकार चंद्र बोस थे। और इस गीत के गायक राहुल सिपलीगंज और काल भैरव रहे हैं। नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर्स श्रेणी में भी नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया था। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल है, लेकिन यह ऑस्कर जीतने से चूक गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु पैन निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म छेल्लो शो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। छेल्लो शो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्टलिस्ट की गई 15 फिल्मों में चयनित भी हुई, लेकिन अंतिम 5 फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं या उद्घोषकों में शामिल रही हैं। ध्यातव्य कि ऑस्कर के मंच पर वर्ष 1980 पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता के रूप में पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री जो थी वो पार्सिस खम्बाटा थी। वहीं दूसरी जो थी वो प्रियंका चोपड़ा थी 2016 में। आगे चलते हैं तो ये आपकी तीसरी हो गई। अगला है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के बारे में। तो देखिए विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है। देखिए 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इसका 16वां संस्करण है। इसमें 8 क्षेत्रों के 167 देशों को शामिल किया गया है। समृद्धि सूचकांक 3 कार्यक्षेत्रों मतलब 3 डोमेन्स, 12 स्तंभों, 67 तत्वों और 300 संकेतकों पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि समृद्धि के 12 स्तंभ कौन से हैं? तो देखिए रक्षा एवं सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासन, सामाजिक पूंजी, निवेश परिवेश, उद्यम स्थिति, अवसंरचना एवं बाजार पहुंच, आर्थिक गुणवत्ता, रहन सहन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। वर्ष 2023 में विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। इसमें
डेनमार्क शीर्ष पर, जबकि दक्षिणी सूडान जो है लास्ट नंबर पे 167वें नंबर पे रहा है। तो देखिए जो टॉप के देश हैं उनमें पहले पे डेनमार्क है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे नॉर्वे है, चौथे पे फिनलैंड और पांचवें पे स्विट्जरलैंड है। और वहीं भारत की बात करें तो भारत को 103वां स्थान दिया गया, 103वें स्थान पे है, जबकि 2022 में भारत 100वें स्थान पे था, मतलब 3 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। और इस सूचकांक में वर्ष 2023 में पश्चिमी यूरोप विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र रहा है। कौन सा? पश्चिमी यूरोप। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इसमें विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन चार व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है। ये जो चार हैं वो कौन से हैं? देखिए, विधि नियम, दूसरा सरकार का आकार, तीसरा नियामक दक्षता, चौथा है खुले बाजार। देखिए 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इसका 29वां संस्करण था। पहला संस्करण कब आया था? पहला संस्करण आपका 1995 में, ये आपका 29वां संस्करण था। इसके अंतर्गत 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें देखिए 4 देशों कौन से? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, जबकि 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें जो है भारत, ब्राजील और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया, जबकि भारत जो है वो मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में है। भारत का जो स्कोर है वो 52.9 है और जो स्थान है वो कौन सा है? 131वां स्थान है। 184 देशों में 131वां स्थान है, 131। आगे बात करते हैं भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल। देखिए द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे शॉर्ट में यहाँ देखिए AIM4C कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके के ग्लासगो में संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP26 था, अभी 2022 में COP27 हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मिस्र के शर्म अल शेख में। इससे पहले COP26 जो हुआ था आपका यूके के ग्लासगो में, वहाँ पर इस पहल की शुरुआत हुई थी। देखिए AIM4C अर्थात द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट 5 वर्षों 2021 से 25 के मध्य जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है, ताकि भागीदारों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर इसका सदस्य बन गया या इसमें शामिल हो गया। भारत अबुधाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान इसमें शामिल हुआ। वर्तमान में इसमें 47 सदस्य हैं इस द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में। आगे चलते हैं इसमें देखिए, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो I2U2 है इस समूह के बारे में, I2U2 ये 4 देशों का समूह, इसमें कौन कौन से हैं? तो देखिए 2 I है और 2 U हैं। एक I इंडिया, दूसरा इजराइल, एक U आपका USA अमेरिका, दूसरा है UAE संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के से सम्मत ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। फरवरी 2023 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 11वां संस्करण है, वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। तो जो टॉप के 3 देश हैं इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पे है, फ्रांस तीसरे पे है। और वहीं इसमें अंतिम देश जो है 55वें नंबर पे वेनेजुला है, 54 पे रूस है और 53 पर अल्जीरिया है। और वहीं इन 55 देशों में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है 42वें नंबर पे है, भारत 42वें नंबर पे है। जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें नंबर पे है। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स की श्रेणी में शामिल किया गया है।
अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के बारे में। तो वर्ष 1995 में से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका सचिवालय बर्लिन जर्मनी में है, के द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षणों एवं विशेषज्ञ मूल्यांकनों के आधार पर 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में 0 से 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जहां 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट, हाईली करप्ट, 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार, वेरी क्लीन। तो ये ध्यान रखिएगा, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है और 100 क्या रिप्रेजेंट करता है। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। यह इसका 28वां संस्करण था। इस सूचकांक में डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है, जबकि सोमालिया सबसे लास्ट पे है। तो देखिए, टॉप के 3 देश डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड दूसरे पे, न्यूजीलैंड तीसरे पे है। वहीं सबसे लास्ट में सोमालिया 180वें नंबर पे है, सीरिया 178 पे और दक्षिण सूडान भी 178 पे। भारत की बात करें तो भारत 40 अंकों के साथ 85 में 85वें नंबर पे रहा है, 85वें नंबर पे रहा है। जबकि 2021 में भी जो है भारत 40 अंकों के साथ 85वें रैंक पे था। मतलब 2021 और 2022 दोनों में इसकी रैंक सेम थी, 85। रैंक में कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं ब्रिक्स देशों की रैंकिंग भारत के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका 72वें पे है, ब्राजील 94 पे है, रूस 137वें पे है और चीन 65वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका दक्षिण अफ्रीका और चीन की रैंक जो है भारत से बेहतर है। भारत वाशिनार व्यवस्था का अध्यक्ष। वाशिनार व्यवस्था द वाशिनार अरेंजमेंट एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। वाशिनार नाम द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर के नाम पर लिया गया है। यह समझौता 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 1996 में होती है। इसका सचिवालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। इस व्यवस्था में कुल 42 सदस्य शामिल हैं, 42 सदस्य शामिल हैं। 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य, चीन को छोड़ करके, जो रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके हैं, इस व्यवस्था के सदस्य हैं। चीन इसका सदस्य नहीं है। 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वाशिनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की। 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के मध्य वियना में वाशिनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्व बैठक हुई थी। वहीं पर भारत को अध्यक्षता सौंपी गई। अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। भारत ने आयरलैंड से वाशिनार व्यवस्था सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह पहला अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है, तो ये महत्वपूर्ण लाइन याद रखिएगा। अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं कौन सी हैं? तो जांगर समिति, इसे एनपीटी निर्यातक समिति के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसके 39 सदस्य हैं। भारत इस समिति का सदस्य नहीं है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। वर्तमान में 48 सदस्य हैं, इसमें 48 सदस्य हैं। और वहीं ऑस्ट्रेलिया समूह, देखिए इसमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जो है भारत शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें चीन है, भारत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया समूह यह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। वर्ष 2018 में भारत इस समूह का सदस्य बना। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 43 है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR, तो देखिए इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 2016 में भारत इसका सदस्य बना। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 35 है। तो देखिए भारत जो है आपका वाशिनार में शामिल है, ऑस्ट्रेलिया समूह में शामिल है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल है, परंतु NSG में शामिल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के बारे में बात करें तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये जारी कौन करता है? इसे वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया। ठीक है, जनवरी 2023 में। यह इस सूचकांक का 8वां वार्षिक संस्करण रहा है। 8वां वार्षिक जो है संस्करण रहा है। इस मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में वर्ष 2020 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों को शामिल किया गया है। इसमें शीर्ष 3 देश कौन से? पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे एस्टोनिया है। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और एस्टोनिया। और वहीं पे शीर्ष 10 एशियाई देश इसमें कौन से हैं? तो देखिए सिंगापुर नंबर 1 पे है, तिमोर लेस्ते आपका दूसरे पे है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और इंडोनेशिया के नीचे ये देश है। मलेशिया तीसरे पे है, नेपाल चौथे पे है, इंडोनेशिया 5वें पे है, भूटान 6ठे पे, फिलीपींस 7वें पे है, थाईलैंड 8वें पे, श्रीलंका 9वें पे और भारत इसमें 10वें पे है। भारत 10वें पे है दक्षिण एशियाई देशों में। ईरान CSW अर्थात कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से बाहर हो गया है। तो महिलाओं की स्थिति पर आयोग जो है CSW कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी
निकाय है, इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। यह संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य राष्ट्र किसी एक समय पर इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। 45 सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता है, जिसका चुनाव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण के आधार पर किया जाता है। इस सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। भारत भी CHW का सदस्य, जिसका कार्यकाल वर्ष 2025 तक है। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने ईरान को शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया। देखिए, ईरान का जो कार्यकाल था 2022 से 2026 तक था। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 29 देशों ने मतदान किया था, जबकि भारत ने इस मतदान में पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखिए, उल्लेखनीय है कि सितंबर 2022 में 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी को मोरेलिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। उन पर सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने का आरोप लगा था। उन्हें पीटा गया, जिससे उनकी हिरासत में मौत हो जाती है। इस घटना के फलस्वरूप ईरान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान की पुलिस ने क्रूर कार्रवाई की और इसी के परिणाम स्वरूप जो है ईरान को इस संगठन से बाहर किया गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 के बारे में बात करें तो वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश में के अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, 8 दिसंबर 2022 को IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 जारी किया गया है। यह इसका 9वां संस्करण है और इसमें कुल 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, मध्यम एवं उच्च आय वाली। इसमें जो शीर्ष 3 देश हैं, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, स्वीडन दूसरे पे है और आइसलैंड तीसरे पे है। लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित एवं बनाए रखने में 63 देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर लगातार 6ठे साल। इस सूचकांक में 63 देशों की सूची में भारत जो है 52वें स्थान पर है, 52वें स्थान पर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में सिंगापुर जो है, सिंगापुर आपका पहले स्थान पर, जबकि भारत 12वें पर है। भारत जो है 12वें पे एशिया प्रशांत क्षेत्र में। ऐसे जो है आपका 52वें 52वें नंबर पे है। भारत की रैंक 2022 में 52 थी, 2021 में 56 थी, 2020 में 62। तो आप 2020 से देखेंगे तो लगातार रैंक जो है सुधर रही है। आगे चलते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के बारे में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, देखिए 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना को वर्ष स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को वर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। देखिए, इन्होंने जो व्लादिमीर जेलेंस्की इन्होंने मई 2019 में यूक्रेन के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ये पूर्व में हास्य अभिनेता एवं पटकथा लेखक रहे हैं। देखिए, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। मार्च 2022 में उनके साहस एवं वीरता के लिए उन्हें चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। जुलाई 2022 में पोलैंड के जीवाश्म वैज्ञानिकों के समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार का नामकरण वोलोडिमीर जेलेंस्की के नाम पर करने की घोषणा की। उल्लेखनीय कि फेदर स्टार समुद्री जीवों का एक विलुप्त प्रजाति होता है। दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स ने भी वोलोडिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। अन्य विजेताओं में हीरोज ऑफ द ईयर द वुमेन ऑफ ईरान को, इंटरटेनर ऑफ द ईयर ब्लैक पिक द कोरियाई पॉप बैंड जो है, एथलीट ऑफ द ईयर एरोन जज अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी, आइकॉन ऑफ द ईयर मिशेल यो मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यो, इन्हें ऑस्कर भी मिला है। इनोवेटर्स ऑफ द ईयर ग्रेगटी रॉबिन्सन जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम। ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिकी गार्टन अमेरिकी गायिका है। आगे चलते हैं विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं के बारे में। तो देखिए, दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। यह इस सूची का 19वां वार्षिक संस्करण है। इस सूची में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि जर्मनी की हैं शीर्ष पर, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टिना लेगार्डे दूसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। इस सूची में यूएस की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा शक्तिशाली महिला है, वहीं यूएस की ही नैन्सी पेलोसी सबसे उम्रदराज 82 ईयर की शक्तिशाली महिला है।
वर्ष 2022 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रथम महिला, को भी शामिल किया गया है। तो इसमें इस समग्र रूप से जो 7वां स्थान, इन्हें समग्र रूप से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए 3 की बात कर चुके हैं, चौथे नंबर पे मैरी बर्रा है अमेरिका की। अन्य के नाम की याद रखने का कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। आगे इसमें देखते हैं। देखिए इस सूची में 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष की सूची में 36वें स्थान पर है और उन्हें लगातार चौथी बार इस सूची में इन्होंने जगह बनाई है। इससे पहले 2021 में 37वें पे, 2020 में 41वें और 2019 में 34वें नंबर पे थी। इसके अतिरिक्त HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडार मल्होत्रा 53वें नंबर पे, सेबी के अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच 54वें नंबर पे, सेल के अध्यक्ष सोमा मंडल 67वें नंबर पे, बाइकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह 77वें नंबर पे 77 पे, और नायका की संस्थापक व CEO फाल्गुनी नायर 89वें नंबर पे हैं। तो ये 6 लोग शामिल हैं। 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 BBC के द्वारा जारी किया गया है। तो दिसंबर 2022 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC द्वारा विश्व की 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 जारी की गई है। इस वर्ष के संस्करण की थीम क्या रही है? प्रगति, प्रोग्रेस। यह इस सूची का 10वां संस्करण है। इस सूची का 10वां संस्करण है। सूची में उन महिलाओं को संदर्भित किया गया जिन्होंने हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाओं, प्रियंका चोपड़ा, शिरीषा बांदरा, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, स्नेहा जवाले सामाजिक कार्यकर्ती तथा गीतांजलि श्री लेखिका को भी शामिल किया गया है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 इसे EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। और वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है, हर 6 महीने पे आता है। ठीक है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर माह में जारी किया जाता है। तो ये दिसंबर माह का है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 172 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर रहे, नंबर 1 पर हैं। न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि सीरिया का दमिश्क जो है विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। और वहीं पे बेंगलुरु, चेन्नई एवं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। देखो 172 शहरों की रैंकिंग में भारतीय शहरों का स्थान क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक का 161, तमिलनाडु का चेन्नई 164, गुजरात का अहमदाबाद 165। भारत GPAI अर्थात हिंदी में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। इसको आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में की गई है। इस GPAI के 15 संस्थापक सदस्य जिनमें 14 देश, भारत भी इसमें शामिल ही है। 14 देश जो अन्य जो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवानिया, यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। तो 14 देश और एक संगठन। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 29। इसके अतिरिक्त OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट GPAI में स्थायी पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। तो देखिए 21 से 22 नवंबर 2022 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी GPAI का तीसरा शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया और यहीं पर भारत को अगले 1 वर्ष के लिए इसकी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्षता इसने भारत ने ग्रहण की। भारत ने यह अध्यक्षता जो है फ्रांस से ग्रहण की है। GPAI जो परिषद है, GPAI काउंसिल एक मंत्री स्तरीय निकाय है जिसमें सभी सदस्य जो हैं शामिल होते हैं। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2020 में, 21 में फ्रांस के पेरिस में, तीसरा जो है 2022 में जापान के टोक्यो में। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के बारे में। तो देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति पर पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक तहत 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसका कुल स्कोर का 40% जो वेटेज है।
नवीकरणीय ऊर्जा का 20% वेटेज है, ऊर्जा उपयोग का 20%, जलवायु नीति का 20%। 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। CCPI 2023 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है, मतलब शीर्ष के 3 खाली, चौथे नंबर पे आएगा। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कोई भी देश वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। चौथे नंबर पे जो है वो कौन है? डेनमार्क है। डेनमार्क चौथे नंबर पे है, मतलब सर्वोच्च रैंक डेनमार्क को दी गई है। ईरान जो है इस सूची में अंतिमवें स्थान पे 63वें नंबर पे है ईरान। तो देखिए शीर्ष के जो देश हैं, टॉप के 3 खाली हैं। चौथे पे डेनमार्क, 5वें पे स्वीडन, 6वें पे चिली है, 7वें पे मोरक्को और 8वें पे भारत है। महत्वपूर्ण है कि भारत जो है शीर्ष 8 में शामिल है। ब्रिक्स देशों की स्थिति में देखें तो भारत 8वें पे है, ब्राजील 38वें पे है, चीन 51वें पे, 51 पे, दक्षिण अफ्रीका 44 पे, 44वें पे और रूस 59 पे। तो इनमें भारत की रैंक सबसे बेहतर है, 8वें नंबर पे। जबकि 2022 की रिपोर्ट में भारत जो है 10वें स्थान पर है, 2021 में भी 10वें स्थान पर। तो देखिए 2021-22 में भारत 10वें स्थान पर था, अब की 2 अंकों का सुधार करके 8वें स्थान पर आ गया है। देखिए इस सूचकांक में निर्धारित करने वाली जो 4 श्रेणियों में भारत की रैंक देखें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 9वीं रैंक है, नवीकरणीय ऊर्जा में 24वीं रैंक है, ऊर्जा उपयोग में 9वीं रैंक है और जलवायु नीति में 8वीं रैंक है। आगे चलते हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं। देखिए 3 नवंबर 2022 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टू लॉन्स इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया, 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक का 9वां संस्करण है, जिसका शीर्षक है द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स इंक्रीज टैलेंट इनइक्वलिटीज। देखिए यह जो आपका वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक है 2022 में 133 देशों को शामिल किया गया। कितने? 133 देशों को शामिल किया गया है और इसमें कुल 175 शहरों को शामिल किया गया है। जो दूसरा है ग्लोबल सिटी टैलेंट कंपटीटिवनेस जो है GCTI इंडेक्स, इसमें 175 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ जो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, इसी के साथ वह जो है वैश्विक शहर प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक भी जारी किया गया है। तो जो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक है उसमें कुल आपके 133 देश हैं और जो आपका सिटी वाला है वैश्विक शहर प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें 175 शहरों को शामिल किया गया है। जो आपका GTCI अर्थात वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 है में प्रथम 5 स्थानों पर नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका और 5वें पे स्वीडन है। और इसमें अंतिम स्थान पे 133वें नंबर पे कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक की बात करें तो भारत 101वें नंबर पे है। 133 देशों में भारत 101वें नंबर पे है। आय वर्ग कौन सा? निम्न मध्यम आय वर्ग। और क्षेत्र कौन सा? मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र। और क्षेत्रीय रैंकिंग भारत की 4 है। और जो वैश्विक शहर प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 इसमें भारत के 8 शहरों को स्थान दिया गया। इसमें बेंगलुरु 125वें पे है, मुंबई 135वें पे, चेन्नई 142 पे, पुणे 146 पे, हैदराबाद 147, दिल्ली 159 और कोलकाता 162 और सूरत 169वें पे है। तो कुल 8 शहर कौन शामिल है ये याद रखिएगा, नाम रैंकिंग याद रखिएगा, आपको जरूरत नहीं है। तो बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, सूरत। जबकि वैश्विक शहर प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को शीर्ष स्थान मिला, वहीं बांग्लादेश के ढाका को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022, तो देखिए यह सूचकांक जो 4 कारकों के आधार पर देशों को अंक प्रदान करता है। ये कारक सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन और मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु क्षमता, ये 4 कारक हैं। इसमें देशों को 1 से 100 के बीच अंक प्रदान किए जाते हैं। 1 का मतलब सबसे कम जोखिम और 100 का मतलब उच्चतम जोखिम का है। 1 का मतलब सबसे कम जोखिम और 100 का मतलब उच्चतम जोखिम। नवंबर 2022 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022
जारी किया गया। इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस द्वारा जारी किया गया। इसमें कुल 194 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक के तहत समग्र स्कोर 4 के साथ नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है। नॉर्वे पहले स्थान पे है। उत्तर कोरिया जो है सबसे लास्ट 93 में के साथ अंतिम स्थान पर है। तो नॉर्वे पहले नंबर पे है और आपका उत्तर कोरिया जो है 194वें नंबर पे सबसे लास्ट में है। इस सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर है, 86वें स्थान पर है, जबकि 2021 में 82वें नंबर पे था। मतलब 2021 में 82वें पे, अब 86वें, मतलब कि 4 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, 4 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 2008 से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। 2022 का जो ये इंडेक्स है, ये इसका 13वां संस्करण है और इसका मूल्यांकन 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। 26 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया। यह सूचकांक विश्व के 140 देशों या क्षेत्राधिकारों में कानून के शासन का मूल्यांकन करता है। जो टॉप के 3 देश उसमें डेनमार्क नंबर 1 पे, नॉर्वे दूसरे पे, फिनलैंड तीसरे पे है और अफगानिस्तान इसमें जो है सबसे लास्ट। देखिए, अफगानिस्तान 148वें पे है, कंबोडिया 139वें पे, सबसे लास्ट में वेनेजुला है, 140वें नंबर पे वेनेजुला है। ठीक है। और सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल 69वें नंबर पे, श्रीलंका 74वें नंबर पे, भारत 77वें नंबर पे है, क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। इसके अतिरिक्त सूचकांक में शामिल 38 निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में भारत जो है 9वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के बारे में बात करें तो वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। 2018 में IFPRI ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन से स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया। तब से यह सूचकांक वर्ल्ड हंगर हेल्थ एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित होती है। यह सूचकांक 4 संकेतकों अल्पपोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि वैश्विक भूख सूचकांक किन 4 संकेतकों पर आधारित होता है। अल्पपोषण मतलब अंडर नरिशमेंट, दूसरा है बाल दुबलापन चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा बाल ठिगनापन चाइल्ड स्टंटिंग और छठा है बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जबकि 100 जो है सबसे खराब स्कोर माना जाता है। इस सूचकांक में यह जो वैश्विक भूख सूचकांक है, इसके स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं जिनके आधार पर किसी देश में भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। 9.9 या उससे कम स्कोर निम्न है लो, 10 से 19.9 मध्यम, 20 से 34.9 गंभीर और 35 से 49.9 भयावह और 50 से उससे अधिक चरम भयावह की स्थिति को प्रदर्शित करता है। 13 अक्टूबर 2022 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 17वां वार्षिक संस्करण रहा है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट खाद्य प्रणालियों रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन विषय पर केंद्रित है। इसके अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग अल्पपोषित रहे हैं और वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक भूख GHI स्कोर है वो 18.2 है, जो भूख की मध्यम प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया में भुखमरी का स्तर सर्वाधिक है। इसके बाद अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का स्थान आता है और वहीं इस GHI या वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में था 2021 में, जबकि जो GHI 2022 की रिपोर्ट है इसमें कोई भी देश इस श्रेणी में नहीं है। मतलब भुखमरी की चरम भयावह की श्रेणी में कोई देश नहीं है। 2021 में एकमात्र देश था सोमालिया। 4 और देशों नहीं, एक सेकंड, जबकि 5 देश जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर एवं यमन भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं और 4 और देश जैसे कि बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान तथा सीरिया को अनंतिम रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। GHI 2022 के अनुसार मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्पपोषण की दर सर्वाधिक है। कहाँ पर सर्वाधिक है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य में 52.2%।
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन के मामले यमन में सर्वाधिक हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन सर्वाधिक मामले भारत में, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सोमालिया में सर्वाधिक है। वहीं 2022 की जीएचआई रिपोर्ट में विश्व के 121 देशों के जीएचआई स्कोर गणना कर उन्हें रैंक प्रदान की गई। कितने देश शामिल हैं? 121 देश शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका जीएचआई स्कोर 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई, बल्कि समूह रूप में इन्हें 1 से 17 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। देखिए जो ब्रिक्स देशों की स्थिति है उसमें ब्राज़ील 20वें नंबर पे है, रूसी संघ 28वें पे, भारत 107वें पे है और चीन 117 रैंक समूह में है, जहाँ पे भुखमरी मतलब कोई समस्या नहीं है। दक्षिण अफ्रीका 59वें नंबर पे है। सबसे खराब पोजीशन किसकी है? भारत की है ब्रिक्स देशों में। अंतिम 5 जो हैं, तो अंतिम जो है उसको याद रखेगा, यमन 121वें नंबर पे। तो वैश्विक भुखमरी या भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 121 देशों में 107वीं है, जबकि जीएचआई 2022 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। आगे बात करते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में। तो इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी क्यूएस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और गौरतलब है कि वर्ष 2009 से वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है और यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की है। 8 नवंबर 2022 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को जारी किया गया। 12 अक्टूबर को वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी किया गया टाइम हायर एजुकेशन ने, जबकि 8 नवंबर को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया। यहाँ देखते हैं, यह इस रैंकिंग का 15वां संस्करण है। इस रैंकिंग में कुल 760 संस्थानों को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन के हैं 125। तो नंबर 1 पे पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का, दूसरे पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दूसरे पे है, तीसरे पे सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का है। इसमें 118 भारतीय विश्वविद्यालय संस्थानों को शामिल किया गया है। शीर्ष 100 में जो शामिल विश्वविद्यालय संस्थान है वो कौन कौन से हैं? देखिए 7 हैं, इसमें 7 शामिल किए गए हैं। आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र 40वें नंबर पे सबसे बढ़िया पोजीशन पे है भारत की जो 7 हैं इनमें से। दूसरे पे आईआईटी नई दिल्ली 46वें नंबर पे है। तीसरे पे आईआईटी बेंगलोर, तीसरा आईआईटी बेंगलोर है 52 नंबर पे। आईआईटी मद्रास तमिलनाडु 53 पे। आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल 61 पे। आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश 66वें नंबर पे और दिल्ली विश्वविद्यालय 85 नंबर पे। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 के बारे में बात करें तो देखिए इसे टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 2023 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है। 12 अक्टूबर को 2022 को टाइम हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रिपीट है, ये दोनों चीज़ें हैं। वर्ष 2023 की रैंकिंग में 104 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 1799 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 19 वर्षों के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सबसे बड़ा संस्करण है। समग्र रैंकिंग में यूएस के सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय शामिल है। दूसरे नंबर पे जापान है 117 विश्वविद्यालय, तीसरे पे यूके है 103 विश्वविद्यालय, चौथे पे जापान है 95 और पाँचवें पे भारत है 75 विश्वविद्यालय। रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार पहले स्थान पे है। और वहीं चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और वर्ल्ड रैंकिंग में 16वें नंबर पे है। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। शीर्ष 300 विश्वविद्यालय सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा है। अब नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक रहे हैं। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लिखित उनकी इच्छा को पूर्ण करने हेतु वर्ष 1990 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति, मतलब 5 क्षेत्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश रिक्स बैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है,
ने वर्ष 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। तो कुल 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, 6 क्षेत्रों में: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का 1969 से दिया जा रहा है, बाकी को 1901 से। 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। कौन से हैं? तो एक हैं वेन एस बर्नाके, द ब्रुकलिंग्स इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन डीसी के, यूएसए। दूसरे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डगलस डब्ल्यू डायमंड। तीसरे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस के फिलिप एच डायविक। इन 3 लोगों को दिया गया है। इन 3 अर्थशास्त्रियों को दिया क्यों गया है? बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें 2022 की, तो 7 अक्टूबर 2022 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार एक व्यक्ति तथा 2 संगठनों को प्रदान किया गया है। किसको दिया गया है? तो देखिए, व्यक्ति के रूप में एलएस बियालियात्स्की को, और संगठन के रूप में मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। एलएस बियालियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्होंने वर्ष 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों की प्रतिक्रिया स्वरूप बायसना नामक संगठन की स्थापना की थी। मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में पूर्व सोवियत संघ में की गई थी। ये रशिया संबंधित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन में मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में क्यूब में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। तो इन तीनों को जो है नोबेल शांति दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022, तो 6 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2022 से साहित्य के नोबेल की घोषणा की गई। यह जो पुरस्कार दिया गया है वो 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली फ्रांसीसी महिला है, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला है। इनका प्रथम उपन्यास लेस आर्मोरियस वाइडिस है। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यासों में अ मैन्स प्लेस, अ वोमन्स स्टोरी, द ईयर्स इत्यादि हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए, यह संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। कौन कौन? कैरोलिन आर बर्टोजी, ये अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वहीं दूसरे जो हैं डेनमार्क के यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के मोर्टन मेल्डल को, और अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च के वेरी सॉरप्लेस को। इन 3 लोगों को दिया गया है। इन 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्विक केमिस्ट्री तथा बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। बैरी सॉरप्लेस और मोर्टन मेल्डल को जो है ने रसायन विज्ञान के एक नए कार्यात्मक रूप में क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी है। कैरोलिन बार्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नया आयाम तक पहुंचाया और जीवित जीवधारियों पर इसका प्रयोग करना आरंभ किया। देखिए, कैरोलिन ने बायो आर्थोगोनल अभिक्रियाओं का विकास किया, जो जीवित जीवधारियों के अंदर कोशिकाओं के सामान्य रसायन शास्त्र को बाधित किए बिना संचालित होता है। उल्लेखनीय क्या दूसरा अवसर है जब बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसके पूर्व इन्हें 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। किसे प्राप्त हो चुका है? तो बैरी शार्पलेस को। बैरी शार्पलेस ये अमेरिका के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को 2 बार जीतने वाले ये दूसरे वैज्ञानिक हैं। पहले कौन थे? यूके के फ्रेडरिक सेंगर थे। उन्होंने पहली बार 1958 में जीता था, फिर दूसरी बार 1980 में। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 की बात करें तो इसमें भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है संयुक्त रूप से। पहला है फ्रांस के एलन एस्पेक्ट, अमेरिका के जॉन एफ क्लॉजर और ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर को। इन 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटॉन पर किए गए प्रयोगों और वेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए प्रदान किया गया है। इन 3 वैज्ञानिकों ने एंटेंगल्ड क्वांटम अवस्था पर क्रांतिकारी प्रयोग संचालित किए हैं। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार स्वीडन के स्वाते पावो को दिया गया है।
स्वीडन के स्वाते पाबो को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त मानवनुमा या आदि मानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। इन्होंने नियंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन किया जो वर्तमान समय के मनुष्य के लिए विलुप्त पूर्वज या संबंधी हैं। इन्होंने पूर्व में अज्ञात देनिसोवा नामक मानवनुमा प्रजाति की खोज की थी। पाबो की महत्वपूर्ण खोजों ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया जिसे पेलियोजीनोमिक्स कहते हैं। आगे बात करते हैं। म्यांमार एफएटीएफ की ब्लैक सूची में शामिल हुआ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है। वर्ष 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर एफएटीएफ की स्थापना हुई। इसमें वर्तमान में कुल 39 सदस्य हैं जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। इंडोनेशिया एफएटीएफ का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। भारत वर्ष 2010 से एफएटीएफ का सदस्य देश है और 24 फरवरी 2023 को एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। तो अक्टूबर 2022 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफएटीएफ की पूर्ण बैठक संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के केटी राजकुमार के द्वारा की गई। सिंगापुर के केटी राजा कुमार के द्वारा की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सिंगापुर के हैं ना कि भारत के, नाम से कन्फ्यूज मत होइएगा। इस बैठक में म्यांमार की एफएटीएफ की ब्लैक सूची को शामिल किया गया। म्यांमार को एफएटीएफ की ब्लैक सूची में शामिल किया गया। उल्लेखनीय कि म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तर कोरिया ब्लैक सूची में शामिल हैं। ध्यातव्य है कि ब्लैक सूची को आधिकारिक रूप से हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया को इसकी ग्रे सूची में शामिल किया गया जबकि पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। देखिए, ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग के नाम पर जाना जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। WIPO द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। साथ ही सूचकांक के प्रकाशन में कॉर्पोरेट नेटवर्क भागीदारों जैसे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, ईशो पेट्रोल कोलंबिया का तथा टर्किश एक्सपोर्टल असेंबली इत्यादि की भी सहयोगी भूमिका रही है। 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक के 15वें संस्करण का प्रकाशन किया गया। इसका शीर्षक रहा है नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। तो ये शीर्षक याद रखिएगा इसका, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है और वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था रही है और चीन को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें चीन को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है जो शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। तो देखिए, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे स्वीडन है, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम है और पांचवें पे नीदरलैंड स्थित है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने 40वीं रैंक प्राप्त की है, 40वें नंबर पे है। 2021 में 46वें नंबर पे था, 2022 में 40वें पे, 2021 में 46वें पे, मतलब कि 6 कह सकते हैं रैंक की ग्रोथ हुई है भारत के, जो अभी तक की भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। उल्लेखनीय है कि तुर्की 37वें नंबर पे, भारत 40वें स्थान पर पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 40 देशों में शामिल है। साथ ही भारत निम्न मध्यम आयु समूह वाले देशों में तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। भारत, केन्या, मालाडोवा तथा वियतनाम ने रिकॉर्ड लगातार 12वें वर्ष इनोवेशन अचीवर का खिताब हासिल किया है। भारत, केन्या, मालाडोवा, वियतनाम। 2022 में पहली बार इंडोनेशिया 75वें स्थान, उज्बेकिस्तान 82वें स्थान, पाकिस्तान 87वें स्थान को इनोवेशन अचीवर का दर्जा हासिल हुआ है 2022 में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के तहत वर्ष 2022 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई है। वर्ष 2022 में जापान के टोक्यो योकोहामा विश्व का शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई शामिल हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स विकसित एवं विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने वाले एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एवं निर्मित तथा कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया है। यह सूचकांक सर्वप्रथम 2012 में जारी किया गया।
इस सूचकांक के तहत विश्व के 113 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन 4 स्तंभों या 4 पिलर के आधार पर किया जाता है, या 4 पैरामीटर पे। कौन सा? खाद्य सामर्थ्य, फूड अफोर्डेबिलिटी, खाद्य उपलब्धता, फूड अवेलेबिलिटी, गुणवत्ता एवं सुरक्षा, क्वालिटी एंड सेफ्टी, और चौथा है स्थिरता और अनुकूलन, सस्टेनेबिलिटी एंड एडॉप्टेशन। 20 सितंबर 2022 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें 113 देशों को शामिल किया गया और यह इसका 11वां संस्करण था। 11वां संस्करण रहा। इसमें शीर्ष देशों की बात करें तो देखिए, शीर्ष में आपका नंबर 1 पे फिनलैंड है, दूसरे पे आयरलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है। और वहीं भारत की बात करें तो भारत 68वें स्थान पर रहा है। भारत जो है इसमें 68वें नंबर पे रहा है, जबकि 2021 में भारत 71वें नंबर पे था। 71 से 68वें नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 अंकों का या 3 रैंक का सुधार हुआ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 23 देशों की रैंकिंग में भारत का 14वां स्थान है और खाद्य उपलब्धता स्तंभ में भारत का स्कोर सर्वाधिक है, 62.3। आगे बात करते हैं यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं। तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC, यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा संगठनात्मक निकाय है जिसका वैश्विक अधिदेश जीवन प्रति अधिगम है। यहाँ पे देखते चलिए, आइए देखिए, 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 44 देशों के 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई है। इन 77 शहरों में 3 भारतीय शहर भी शामिल हैं। ये 3 शहर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, केरल का नीलाम्बूर, केरल का त्रिशूर और तेलंगाना का वारंगल। इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले ये तीनों शहर, भारतीय शहर, देश के पहले प्रवेश करता हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। त्रिशूर के बारे में बात करें तो यह शहर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। यह अपने आभूषण उद्योग, विशेष रूप से सोने के लिए भी जाना जाता है, सोने के आभूषण। नीलाम्बूर का सागौन का स्थल, लैंड ऑफ टी भी कहा जाता है इसको। यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य स्थल है। और वारंगल आपका तेलंगाना का शहर है। देखिए, उल्लेखनीय की समानता, यूनेस्को द्वारा 5 लाख में मुझसे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को ही इस सूची में शामिल करने पर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि नीलाम्बूर इसमें शामिल होने वाला ऐसा पहला नगर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। यह जो है रिपोर्ट 4 आयामों या डायमेंशन के आधार पर मेजर की जाती है। 4 कौन से हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। देखिए, 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और इनका जो 146 देशों का जो वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर है वो 68.1% है। तो यहाँ पर एक सेकंड, रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान स्थिति के अनुसार विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। हालांकि सूचकांक में शामिल शीर्ष देशों में आइसलैंड ने न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी क्षेत्र है। आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया। तो नंबर 1 पे आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है। और सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तो 146वें नंबर पे अफगानिस्तान है। भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। भारत वर्ष 2021 की तुलना में 5 स्थानों के सुधार के साथ वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर रहा है, जबकि 2021 में 156 देशों की सूची में 140वें पे था। 121 में 140वें पे था और जबकि 2022 में 135वें पे है। तो 5 स्थानों का बढ़त हासिल की है। तो हम देखते हैं जो करंट अफेयर है सितंबर तक, मोस्टली आप सितंबर तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं तो वो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है और उतना ही कवर करना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट लगता है तो थोड़ा पीछे तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जुलाई तक का देखा है और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी चीज़ें, भारत में जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसकी जो टेबल है, चूँकि 14 को शामिल किया गया, इन 14 को जो है एक बार नाम बस देख लीजिए। तो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल जो भारतीय परंपराएं हैं, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले शामिल किया गया था रामलीला, रामायण की परंपरा प्रस्तुति 2008 में, फिर वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में। 2008 में ही 3 को शामिल किया गया था, रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और कुट्टियम, कुट्टितम, ये संस्कृत नाट्य कला है।
फिर 2009 में जो है रम्मन, ये गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच है। फिर 2010 में आपके 3 शामिल किए गए। मुडियट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक है। कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य है जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। लद्दाख का इसके बाद 2012 में देखिए एक शामिल किया गया, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ये ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ होता है। 2012 में शामिल किया गया इसको। 2013 में जो है 2013 में आपका शामिल किया गया किसको, संकीर्तन, ये मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन है जो ढोल वादन एवं नृत्य से संबंधित है। वहीं फिर 2014 में पंजाब के जड़ियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला को शामिल किया गया। 2016 में 2 को शामिल किया गया, योग और नवरोज, 9 वर्ष के उत्सव का आयोजन। 2017 में कुंभ मेला को, और 2021 में जो है कोलकाता की दुर्गा पूजा को। ये टेबल आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।